Hello students, welcome to the next class of CBC 10 फिजिक्स। हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझ लिया था कि क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। मैं उसका डेफिनेशन आपको फिर से दिखा देता हूँ जस्ट फॉर रिविजन, ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं, डेफिनेशन देख लीजिए एंड आगे हम फिर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इस क्लास में समझते हैं, ठीक है। आपको नोट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन। जो अभी मैंने बताया कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना है, दैट मीन्स वो क्या है, उस पॉइंट में कितना वर्क डन हुआ है। और ये वर्क डन किस लिए हुआ है? इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, मान लीजिए हम इस पॉइंट का बात कर रहे हैं कि पॉइंट ए में कहीं से भी, पॉइंट ए में कहीं से भी एक यूनिट चार्ज मूव करने पे जितना वर्क डन हुआ है उसको हम कहेंगे क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। में फिर से द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किसी चार्ज को मूव करते हैं तो उस समय जितना भी वर्क डन हो रहा हो उसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ आप ये कहेंगे सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में जो डेफिनेशन है वो एकदम सेम लग रहा है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमको डिस्टेंस पता नहीं होता था, मतलब हम ये कहते थे कि इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे जो वर्क डन हो रहा है किसी एक चार्ज को मूव करने पे वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन्फिनिटी से, ध्यान रखा। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक है किसी दो पॉइंट के बीच में, वन पॉइंट टू अनदर, मतलब किसी। तो आई होप आपको अभी रिकॉल हो गया होगा कि क्या है हमारा इलेक्ट्रिक, क्या था पोटेंशियल डिफरेंस, क्या था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड आज उसी से रिलेटेड आगे के टॉपिक हम कवर करेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक करंट। ये चीज़ हम जो है घर पे रोज़ाना यूज़ करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग घर पे हमेशा यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट आखिर है क्या? ठीक है, तो इन जनरल लेमेन सबको पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट तो बिजली को बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो हम घर में यूज़ करते हैं, स्विच दबाते हैं और हम जो है गर्मी लगता है तो एसी ऑन कर देते हैं, ठंडा हो जाता है, पंखा ऑन कर देते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए टीवी ऑन कर देते हैं। तो ये सब के पीछे कौन है जो हमारा हेल्प करता है? वो है इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या है, मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आ रहा है और कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है ना। हर चीज़ जो है मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट भी एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करती है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखिए ये वाला चीज़ हमने पहले भी आपको बताया, इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली क्या है, ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, हमने पहले क्लास में बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी या करंट तब तक मूव नहीं करेगा जब तक जो चार्जेस है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेंगे। चार्जेस जब तक एक से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करते। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ये चार्ज जब मूव करेगा तभी हमारा करंट मूव करेगा, अदरवाइज वो भी एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी होगा जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगा, जो हमने आपको बताया हुआ है। सो द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। और कौन से वाले चार्जेस मूव करते हैं ये भी हमने बताया आपको। जो चार्जेस मूव करते हैं उनका नाम है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली फ्रीली रोटेटिंग पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के चारों ओर। ठीक है, और ये फ्री होने की वजह से ये जो है आसानी से कोई फोर्स अगर इसमें लगाया जाए ये एक एटम से दूसरे एटम में मूव करते हैं। और जब ये एक एटम से दूसरे एटम मूव करते हैं अपना चार्ज, उनका जो चार्ज है जो कि नेगेटिव है, इसको जब लेके एक एटम से दूसरे एटम में वो मूव करते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर जो रहती है वो मूव करती है। ठीक है, विदाउट इनके मूवमेंट का इलेक्ट्रिसिटी का मूव करना जो है पॉसिबल नहीं है। अभी इलेक्ट्रॉन फ्रीली किस में मूव करते हैं आपको ये भी पता है, कंडक्टर, जितने भी तरह के मटेरियल्स है जिसमें एटम फ्रीली एक एटम से दूसरे एटम में मूव करते हैं उसको हम कंडक्टर की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है आसानी से पास हो सकता है। जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी रिजिडली फिक्स है और उसको हेल्ड किया हुआ एटम ने, वो अलाउ नहीं करते एक से दूसरी जगह में मूव करने में, वैसा मटेरियल, वैसा सब्सटेंस कंडक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसीलिए जितने तरह के ऑलमोस्ट मेटल है
वो सारे के सारे क्या है, कंडक्टर कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो आसानी से मूव कर जाते हैं, अपना पोजीशन चेंज करते हैं। ठीक है, फ्रॉम अब ये इलेक्ट्रिक करंट में आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट, मैंने आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस जब समझाया था तब बताया था किस तरह से चार्जेस मूव करते हैं लेवल डिफरेंस होने की वजह से। तो इलेक्ट्रिक करंट भी सेम उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही जो है एक जगह से दूसरी जगह में मूव करता है। अब मान लीजिए वायर, ये वायर है, वायर का ये एंड और ये एंड, दोनों एंड में जो चार्जेस है वो न्यूट्रल है, मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड में बराबर है। तो इस केस में ये मूव नहीं करेंगे। ये मूव कब करेंगे, जब एक एंड में हायर नेगेटिव चार्जेस है और एक एंड पे लोअर नेगेटिव चार्जेस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से मूव करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो कर जाती है। अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 है और यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है, तो यहाँ से यहाँ पे कोई भी चार्जेस मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट पे न्यूट्रल है। इसको मूव कराने के लिए क्या करना होगा, एक एंड पे हायर रखना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक एंड पे लोअर रखना होगा, तभी ये मूव करेंगे। जैसे आपको मैंने पानी वाला एग्जाम्पल बताया था टैंक का, कि जब हायर लेवल पे पानी होता है और दूसरे टैंक में लोअर लेवल पानी होता है तभी मूव करता है, लेकिन बराबर होने पे मूव नहीं करता है ना। मतलब हर चीज़ वो जो है हायर लेवल से लोअर लेवल पे मूव करती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक बॉल को भी जब आप एक ऐसे बराबर प्लेन में रखते हैं, ठीक है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं आएगा, लेकिन हल्का सा इसको जब आप थोड़ा सा ऐसे डाउन करेंगे, इसको इस तरह से ऐसे डाउन हो जाएगा, तो ये बॉल जो है नीचे की तरफ मूव करने लगेगा। मतलब ये हायर लेवल है और ये हमारा लोअर लेवल है। उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में मूव करते हैं, तो उसी के साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट भी होता है। तो पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन ए कंडक्टर और थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पर कंडक्टर मतलब वो सारे सब्सटेंस या मटेरियल्स है जिसमें से ये इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर सकता है, याद रखना। एंड कंडक्टर का गुड एग्जांपल होगा जितने भी तरह के मटेरियल्स है। ठीक है, नाउ ये तो आपने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट के पीछे मूव करने, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के पीछे क्या है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस है। अगर चार्जेस मूवमेंट नहीं करेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, करंट फ्लो नहीं करेगा। सो इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर। देखिए, जो अभी हमने बात की कि ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड के बीच में। एक ये एंड है हमारा, एक एंड ये है और एक एंड ये है। ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही विच मेक्स द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन दैट कंडक्टर। इस कंडक्टर में, अगर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो दो पॉइंट है, ये दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही करंट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर जाएगा। ठीक है, एंड ये एक कैरेक्टरिस्टिक है चार्जेस का कि वो हमेशा ही, इस बात का आपको ध्यान रखना है, कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में मूव करता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में मूव नहीं करता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। दिस फ्लो ऑफ चार्जेस इन मेटल वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो फ्लो ऑफ चार्जेस है, और ये फ्लो ऑफ चार्जेस कहाँ से हो रहा है, फिर से बताता हूँ, फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स अ लोअर पोटेंशियल, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि वो जो फ्लो कर रहा है, वो फ्लो को हम करंट बोलते हैं। जैसे रिवर फ्लो करते हैं ना, रिवर फ्लो, जो फ्लो ऑफ रिवर है उसको आप क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं ना, रिवर करंट। उसी तरह से जो फ्लो ऑफ चार्जेस है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। रिवर के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, रिवर करंट, है ना। वो जो पानी बहते हैं उसको हम लोग करंट बोलते हैं एक तरह से, वो हो गया रिवर का करंट। अब जब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में, उसको हम लोग बोलेंगे फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नाउ अब जो इलेक्ट्रिक करंट है, फ्लो कैसे होता है तो पता लग गया, तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता होगा। ठीक है, तो वो मैग्नीट्यूड कैसे हम मेजर करेंगे, देखिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज गिवन बाय, हम जो मैग्नीट्यूड है, कितना करंट, मैग्नीट्यूड मतलब हम ये पता करना चाह रहे हैं कि कितना करंट मूव कर रहा है ना। करंट थोड़ा होता है, कम होता है, तो उसका कुछ मेजरमेंट तो होगा, है ना। एक कुछ करंट होता है कि काफ़ी डेंजरस होता है कि उसको छूते ही इंसान जल जाता है, मर जाता है। और कुछ करंट होता है बहुत ही हल्का होता है, जिसका झटका तो आपको महसूस होता है लेकिन उतना डैमेज आपको नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वैरी करता है। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर में से कितना इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है, उसको मेजर करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक फॉर्मूला है, I इज टू Q बाई टी। अब ये I क्या है, Q क्या है, T क्या है, आइए इन सब चीज़ को एक एक करके समझते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर आई का मतलब है बच्चों, आई का मतलब है करंट, ठीक है। करंट को हम लोग फिजिक्स में आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड क्यू स्टैंड्स फॉर, क्यू का हमने बार बार ही जिक्र किया हुआ है शुरू से, क्यू स्टैंड्स फॉर चार्जेस, कितना चार्जेस कॉलम, मतलब कितना चार्जेस हम लोग इसमें से मूव कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या में मेजर करते हैं, कूलम में मेजर करते हैं चार्जेस, ठीक है। एंड जो टी है यहाँ पर, टी मतलब है टाइम, हम टाइम को यहाँ पर देखेंगे और टाइम को मेजर करेंगे किसमें, सेकेंड्स में, ठीक है। जो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो है एम्पेयर, AMPERE, और इसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो करंट का यूनिट है वो है एम्पेयर, AMPERE, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, इससे काफ़ी सारा रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है, कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू, अगर फिर इसमें से चार्जेस आपको निकालना होगा तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा, टाइम निकालना होगा तो टी, मतलब न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला, देखिए फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, जितने भी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ना आपको मिलता जा रहा है, आपके पास क्या होना चाहिए, पढ़ने का सही तरीका बताता हूँ कि जितने भी फॉर्मूला मिलते जाते हैं वो आपको एक सेपरेट जगह पे नोट करते रहना चाहिए, कि ताकि जब आप रिवीजन करना चाहे एट ए ग्लांस सारा फॉर्मूला आपको एक जगह पे मिल जाए, पेज नहीं पलटना चाहिए, ठीक है। इससे पहले भी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस में एक फॉर्मूला का जिक्र किया था, वो भी आपके पास होना चाहिए। एंड नाउ ये एक और फॉर्मूला आपको मिल रहा है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आप लिख के रखिए, इस तरह से अच्छे से रिवीजन करने के लिए नोट्स बना के रखिए, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हमारा फॉर्मूला हो गया। हमको ये भी पता चल गया कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एम्पेयर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या था बच्चों, वोल्ट था, जिसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते थे, है ना। उसी तरह से एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पेयर होता है, जिसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देखिए यहाँ पे चार्ज का क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, चार्ज कितना है, 1 कूलम चार्ज है, फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, ठीक है। क्रॉस सेक्शन मतलब जो, जैसे कि एक वायर है, वायर क्या होता है, ऐसे गोलाकार होता है ना, साइड से देखेंगे तो मैग्नीफाई करके, तो ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये इस क्रॉस सेक्शन से जब ये मूव करता है, बोला है इन 1 सेकेंड, यहाँ पे हमको टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, ये क्या था, ये था Q, ठीक है, और ये है टाइम। द इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पायर। तो इसका मतलब 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में मूव करता है किसी भी कंडक्टर से, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज मूव करता है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड होगा वो 1 एम्पायर होगा। दैट मीन्स 1 एम्पायर, जिस फॉर्मूला को 1 यूनिट में डिफाइन किया हुआ है, जो हमारा अभी हमने फॉर्मूला सीखा ना, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, उसी फॉर्मूला को 1 यूनिट में डिफाइन किया गया। 1 एम्पेयर मतलब क्या होता है, 1 कूलम चार्ज डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, ठीक है, या फिर 1 कूलम पर सेकेंड, आप ये भी बोल सकते हैं। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू, सिंपल डिफरेंस डेफिनेशन, 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड अक्रॉस अ कंडक्टर, ठीक है, या थ्रू अ कंडक्टर। इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसको या फिर इसको, दोनों सेम बात है, ठीक है, क्योंकि इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे टू द पावर -1 हो जाता है, ये मैथमेटिक्स का लॉजिक लग रहा है। नाउ हमको ये पता लग गया कि करंट का जो यूनिट है वो है एम्पेयर। करंट का एक छोटा यूनिट भी है, ठीक है, जिसको हम लोग मिली एम्पेयर से के नाम से जानते हैं, ठीक है। मिली एम्पेयर और एम्पेयर का जो रिलेशन है, ठीक वैसा ही आप समझ सकते हैं जैसे मीटर एंड मिलीमीटर का, ठीक है। 1 मीटर में कितना, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर, पता है आपको, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है कि नहीं। तो यहां से अगर हमको ये पता करना हो कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, तो हम क्या करेंगे, ये 1000 को इधर लगेंगे, तो यानी कि 1/1000 मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो यही वाला सेम वाला चीज़ आपको दिखेगा एम्पेयर और मिली एम्पेयर के रिलेशन में भी। देखिए 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू, अच्छा मिली एम्पेयर को हम ऐसे शो करते हैं, ये भी देखना होगा, कैपिटल एम ना लिख देना, स्मॉल एम एंड कैपिटल ए, मिली एम्पेयर, ठीक है। तो 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 1/1000 एम्पेयर, ऐसे है ना, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। तो इसको अगर याद रखेंगे तो ये रिलेशन आराम से याद रहेगा। तो 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 1/1000 एम्पेयर, और 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू
10⁻³ होगा यहाँ पे एम्पेयर। ठीक है, ये -3 क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए इसको अगर चेंज करते हैं 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 1/1000 एम्पेयर है ना, तो नीचे जो 1/1000 है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 × 10 × 10 isn't it इज इक्वल टू 1 ये 10³ हो जाएगा, है ना, 10³ एम्पेयर। अब ये 10³ को आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका पावर माइनस में आ जाएगा, तो इसीलिए ये 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पेयर। ठीक है, ये भी चीज क्लियर हुआ। कितना आसान चीज है। फिर मिली एम्पेयर से छोटा यूनिट भी है माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, और माइक्रो एम्पेयर को हम कैसे क्या सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से। कैसे लिखेंगे इसको? यूं की तरह लिखेंगे, बट इसको नीचे से थोड़ा सा आपको ऐसे रखना है, और कैपिटल ए। इसका नाम क्या है? इसका नाम है माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, तो 1 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू कितना एम्पेयर होगा? 10⁻⁻6। ये जो माइक्रो एम्पेयर यूनिट है ये एक्चुअली क्या है? बहुत ही कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को मेजर करने के लिए, मतलब मिली एम्पेयर से भी छोटा, कई गुना छोटा। ठीक है, 1000 गुना आप बोल सकते हैं। तो 1 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पेयर, इसको भी आप नोट करिएगा। ठीक है, नाउ करंट को हम, ये तो हमने समझ लिया करंट का मेजरमेंट हो सकता है, क्या उसका यूनिट है एंड कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। नाउ करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एमीटर। उसको क्या बोलते हैं? एमीटर। तो ये है एक एनालॉग एमीटर का पिक्चर। ठीक है, जिस तरह से मैंने वोल्ट मीटर दिखाया था उसी तरह से एक एमीटर भी होता है, जिसमें से हम करंट, जिसको यूज़ करके हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? करंट को मेजर कर सकते हैं। ये डिजिटल भी हो सकते हैं, एनालॉग भी हो सकते हैं। आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अगर गूगल में सर्च मारते हैं एमीटर करके, कई तरह के, कई मॉडल का एमीटर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। ये है हमारा एमीटर। नाउ एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था उसमें हम लोग वोल्ट को मेजर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे थे, एंड उस वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करते थे? सर्किट के साथ पैरेलल में हम कनेक्ट करते थे, है ना। मतलब दिखाता हूँ मैं सिंपल आपको एक डायग्राम करके। मान लीजिए ये हमारा सर्किट है, ठीक है ना, और हमको ये दोनों पॉइंट का हमको क्या करना है? चेक करना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम पैरेलल में लगाते थे ऐसे करके वोल्ट मीटर को, है ना। ये डायग्राम आपको याद होगा, ठीक है। तो लेकिन जब हम एमीटर को कनेक्ट करेंगे तब हम उसको पैरेलल में कनेक्ट नहीं करेंगे, हम उसको कनेक्ट क्या करेंगे? सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सीरीज में मतलब सर्किट में ही कहीं ना कहीं आपको लगा देना। देखिए ये जो वोल्ट मीटर है ये एक्चुअल में सर्किट है, ठीक है। ये जो वोल्ट मीटर ये सर्किट में कहीं पर नहीं है, ये सर्किट से अलग हम कनेक्ट करें। तो जब सर्किट से अलग किसी दो पॉइंट से हम इसको कनेक्ट करें तो इसको कहा जाता है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर इसी सर्किट में मान लीजिए कहीं पर कनेक्ट कर दे, यहाँ पर है यहाँ पर, तब वो हो जाता है कनेक्शन इन ए सीरीज, ठीक है। तो एमीटर को क्या किया जाता है? सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। एमीटर से हम करंट मेजरमेंट करते हैं, और करंट को मेजरमेंट कराने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि करंट को उस डिवाइस में से फ्लो कराना पड़ेगा। किसी डिवाइस में से फ्लो कराएंगे तभी तो पता चलेगा उसमें कितना करंट है। जैसे आपको झटका लगेगा तभी आपको पता चलेगा कि कितना करंट है, मतलब करंट जब आपके अंदर जाएगा तभी आपको महसूस होगा करंट है। आपको ऐसे आप कोई वस्तु को छू रहे हैं और आपको उसमें से कोई करंट का पता नहीं लग रहा है तो आप बोलेंगे इसमें करंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा झटका लगेगा तो आप बताएंगे क्या? हाँ इसमें करंट है, मतलब वो करंट आपके अंदर आया है। तो उसी तरह से इस डिवाइस को, ये अगर ये डिवाइस को हम ये चाहते हैं कि करंट का ये मैग्नीट्यूड हमको बताए तो हमको करंट इसमें से पास करवाना पड़ेगा। तो करंट को इसमें से पास करवाने के लिए हम क्या करते हैं? इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड एक और डिफरेंस दोनों में ये है कि वोल्ट मीटर में बच्चों जो रेजिस्टिविटी है वो काफ़ी हाई होता है, जिस कारण से जो वोल्ट मीटर है वो सीरीज में से ना के बराबर करंट अपने में खींचता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस में जाते समय। लेकिन एक एमीटर का रेजिस्टिविटी बिल्कुल लो होना चाहिए ताकि उसमें से करंट गुजरने के बाद करंट में कोई डिफरेंस ना आ जाए,
ठीक है, मतलब एक वोल्ट मीटर का रेजिस्टिविटी हाई होता है जिसके कारण करंट वो खींच नहीं पाता या नहीं खींचता है, लेकिन एमीटर का रेजिस्टिविटी बहुत ही लो है। लो होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर पूरा का पूरा करंट उसमें से फ्लो नहीं करेगा तो हमको वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा। इसीलिए एक एमीटर का जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी के बाद में आप और डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल में आप ये समझ लीजिए कि करंट को खींचने की क्षमता, ठीक है। तो एक एमीटर में ये काफ़ी ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी जो है वो कम होता है, ठीक है। टू मेजर द फ्लो ऑफ करंट द एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए अभी हमने पढ़ा with the circuit in which the current to be measured. Since the entire current passes through the ammeter, therefore an ammeter should have very low resistance. जो बात मैंने बताया ना कि एमीटर का रेजिस्टेंस का लो होना चाहिए ताकि करंट उसमें आसानी से पूरा का पूरा फ्लो करे, तभी वो करेक्ट रीडिंग देगा। सो दैट इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ठीक है। तो ये देखिए एमीटर कनेक्शन भी दिखाया हुआ है, जैसे ये हमारा बैटरी हो गया और ये सर्किट है हमारा, जहाँ यहाँ पर हमारा लैंप या बल्ब जो भी आप बोल सकते हैं। ये डायग्राम्स भी, जो सर्किट डायग्राम्स है बच्चों, ये भी आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, मजाक के लिए नहीं है। आपको जब हम कोई डायग्राम दिखा रहे हैं या फिर कोई भी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि वो आपके कॉपी में आप वो ऐसे नोट करें एंड उसको बनाने का प्रैक्टिस भी करें। ये किस चीज़ का डायग्राम है? अगर आपको 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि शो अ सर्किट डायग्राम वेयर एमीटर इज कनेक्टेड, तब आपको ये बनाना है, ठीक है। तो ये एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए ये डिफरेंस देखिए, अभी ये एमीटर का सर्किट डायग्राम है, एमीटर क्या है? सीरीज में, ये सर्किट में ही लगाया हुआ है, ठीक है, ताकि करंट पास करेगा तो इसके थ्रू से ही पास करेगा। लेकिन जो वोल्ट मीटर है ये सर्किट में नहीं है, किसी 2 पॉइंट में अटैच करके ये इन पैरेलल लगाया हुआ है कनेक्शन के, ठीक है। तो एमीटर एंड वोल्ट मीटर का डिफरेंस आप तैयार कीजिएगा अपने कॉपी में, क्या क्या इसका डिफरेंसेस है ना। एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों करंट के ऊपर, एनसीईआरटी बुक में भी ये न्यूमेरिकल है। ए करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर, ये करंट का वैल्यू है हमारा, ठीक है। करंट आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, ये हमारा टी हो गया। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो I इज इक्वल टू, जो करंट का हमने रिलेशन सीखा था वो क्या था? Q बाई टी। यहाँ पर हमको I और T दिया हुआ है, तो हमको बोला है चार्ज कितना फ्लो कर रहा है ये निकालने के लिए, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। करंट I इज इक्वल टू 0.5 A एम्पेयर टाइम 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को हमको सेकेंड में चेंज कर लेना है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 10 मिनट इज इक्वल टू 10 इंटू 60, 600 सेकेंड, ठीक है। अभी चार्ज निकालना है, तो वी नो दैट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। देखिए एक एक स्टेप में जैसे जैसे दिखा रहा हूँ, आप अगर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स पाएंगे, ठीक है। तो वी नो दैट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हमारे पास I का वैल्यू है, T का वैल्यू है, Q का वैल्यू नहीं है, तो हम ये दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे और Q का आंसर निकाल देंगे। ये आप इजिली कर सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू टी। I है 0.5 एम्पेयर इंटू 600, तो 0.5 इंटू 600 ये हो जाएगा 300 C। C मतलब क्या है? कूलम। चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? कूलम है, ठीक है। 300 कूलम। तो ये न्यूमेरिकल भी आपने कॉपी में कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स हम देखिए चैप्टर जब खत्म होगा ना, हम और भी न्यूमेरिकल्स बहुत सारा करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ही मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा सा डर लगता है फिजिक्स में, लेकिन जिसका मैथ अच्छा है या मैथ अच्छा लगता हो तो फिजिक्स भी उसको अच्छा ही लगेगा। नाउ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने एक चीज़ तो नोटिस कर लिया। क्या नोटिस कर लिया बच्चों? कि इलेक्ट्रिक करंट तब फ्लो करेगा जब किसी भी 2 पॉइंट में, किसी भी कंडक्टर के 2 पॉइंट में क्या डिफरेंस होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब एक एंड पे हाई इलेक्ट्रॉन्स होगा और एक एंड पे जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो लो होगा, तभी जो है करंट फ्लो करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यूस फ्लो कराने के लिए ये जो डिफरेंस ये तो बनाए रखना पड़ेगा, है ना। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको फिर से। वो पानी वाला जो टैंक वाला एग्जांपल है वो बहुत ही फ्रूटफुल एग्जांपल है, इजीली समझाया भी जा सकता है और बच्चों को इजीली समझ भी आ सकता है। ये 2 टैंक है, मैं फिर से बताता हूँ, और इसको हमने पाइप से कनेक्ट कर दिया। इस तरह से कनेक्ट किया कि ज़रूरत पड़ने पर यहाँ से पानी इसमें फ्लो कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर पानी हायर लेवल पे है और यहाँ पर पानी लोअर लेवल पे है। तो आपको पता है कि जब ये हायर और ये लोअर लेवल पे है तो पानी क्या करेगा? इसमें से मूव करना शुरू करेगा। और ये कब तक मूव करेगा? जब तक
इसका लेवल और इसका लेवल बराबर नहीं हो जाता। मतलब अगर इसका लेवल और इसका लेवल बराबर हो गया तो क्या होगा, तो स्टॉप का होना, पानी का जो फ्लो होना है इसमें से वो बंद हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर आए और दोनों एंड पे बराबर हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होना तो बंद हो जाएगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लो भी बंद हो जाएगा, है ना। तो अब फिर से इसमें आ जाता हूँ। इसमें अगर मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर जो भी पानी आ रहा है उसको मैं किसी तरह से जो है फिर से कोई दूसरा पाइप लगा के इसमें डाल दूँ, है ना। नीचे से कहीं से दूसरा पाइप लगा के मैंने फिर से क्या कर दिया, इसमें डाल दिया। तो अब आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कि पानी का जो लेवल है वो इसका कनेक्शन थोड़ा इधर से करते हैं, नीचे से कहीं से। तो ये जो पानी है कंटिन्यूसली क्या करेगा, यहाँ से इसमें आएगा, फिर इसमें आ जाएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आ जाएगा, फिर इसमें आएगा। तो ये कंटिन्यूस फ्लो होगा। क्या होगा, कंटिन्यूस फ्लो, नॉन स्टॉप फ्लो होगा ये, ठीक है। उसी तरह से हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहे और किसी भी दो पॉइंट में किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे, ठीक है। तो कंटिन्यूस फ्लो के लिए आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि एक बार फ्लो किया और ये बराबर हो गया बस स्टॉप हो गया, तो ऐसे हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा, वो तो बस यहाँ से यहाँ तक आ गया, इसके आगे क्या, ठीक है। तो वही चीज़ अभी इसमें हम लोग देखेंगे। तो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज नोन दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए कंडक्टर, ठीक है। एक कंडक्टर के 2 पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मूव करता है। सो इन ऑर्डर टू हैव कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट शुड बी मेंटेन एट ऑल टाइम्स, ठीक है। तो यानी कि ये तो साफ हो गया कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यूस फ्लो कराने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमको सभी मतलब एवरी टाइम मेंटेन करना होगा ताकि जो करंट है वो फ्लो करता रहे, अदरवाइज करंट फ्लो करना स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी पता लग गया कि कंटिन्यूस फ्लो करेगा तो ही हमारा करंट जो है मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अगर हम मेंटेन रखेंगे तो जो करंट है वो कंटिन्यूसली फ्लो करेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन तो फिर ये आना चाहिए आपके दिमाग में, तो सर अब ये बताइए फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे रखें। ये तो पानी वाला आपने बता दिया कि यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया, हो गया, लेकिन एक कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेंटेन रखें। इलेक्ट्रॉन एक बार गया वहाँ से वहाँ तक तो ख़त्म हो जाएगा, वो तो बराबर हो जाएगा, तो उसका भी तरीका है, ठीक है। तो चलिए वो मैं बताता हूँ आपको। द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ ए कंडक्टर इज टू ऑफ ए कंडक्टर सो एज टू गेट कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट इज टू कनेक्ट कंडक्टर बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल और बैटरी। जो कंडक्टर है, कंडक्टर को हम किसी सेल या फिर बैटरी से अगर कनेक्ट कर देते हैं तो फिर उसमें जो है कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है, ठीक है। तो ये दो टर्मिनल है, मान लीजिए ये वायर है, ये ए है, वायर में ये ए पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है, ठीक है। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, कोई सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, सेल और बैटरी का डिफरेंस आई होप आपको पता होगा। सेल होता है सिंगल सेल, ठीक है। अब सीरीज ऑफ सेल जब हम उसको अरेंज करके लगा देते हैं, जैसे प्लस माइनस जो होता है उसको अरेंज करके जब लगा देते हैं वो एक बैटरी बन जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसको एक दिखा रहा हूँ तो ये मेरा सेल हो गया, ठीक है, और बहुत सारे सेल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बैटरी। तो ऐसे बैटरी से वो जो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी था वायर का, उसको हम लोग ऐसे करके कनेक्ट कर देते हैं। तब क्या होता है, हमको पता है कि सेल में क्या होता है, सेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसको रेडॉक्स रिएक्शन भी हम बोलते हैं। उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ कि क्या क्या केमिकल है, आपने फंक्शन ऑफ बैटरी वो ऑलरेडी पढ़ा होगा कि उसमें वो जो केमिकल रिएक्शन है किसी भी सेल का, वो क्या करता है, सेल के, आपको पता है इसका बीच में से एक रॉड होता है, ठीक है। तो उस रॉड का जो इलेक्ट्रॉन है वो केमिकल रिएक्शन ये काम करता है कि वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा ये जो नेगेटिव वाला जोन है वहाँ पे ले जाके जमा कर देता है, ठीक है। तो मतलब ये वाला एंड है हाई पोटेंशियल वाला, ये वाला एंड, यहाँ पे इतने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाता है और यहाँ पे बहुत सारा प्रोटॉन जमा हो जाता है। मतलब ये केमिकल रिएक्शन का काम ही यही है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को सेपरेट करके प्रोटॉन को एक साइड और इलेक्ट्रॉन को एक साइड कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर एक एंड मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या है,
एक हाई पोटेंशियल एरिया है, तो इसको एक मूव करने का जगह मिल गई। जैसे यहाँ पे पानी स्टोर किया हुआ हो और हमने इसको छेद करके यहाँ पे पाइप लगा दिया, तो पानी क्या होगा, तुरंत मूव करना शुरू हो जाएगा। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन है और वो रेडी है, कोई भी रास्ता उनको मिले तो वो मूव करेगा। तो जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक कंडक्टर के साथ, तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कम होता है इसके कंपैरिजन में। तो एक हाई लेवल एंड लो लेवल क्रिएट होता है। तो हाई लेवल से इलेक्ट्रॉन अब इस कंडक्टर के जरिए मूव करने लगता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, आपको पता है कि इसमें भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। अब ये आगे की तरफ क्यों मूव करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए कि जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। ये लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएंगे इस कंडक्टर में, तो ये कंडक्टर अपने इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ पुश करेगा। फिर वो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ पुश करेगा, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ पुश करेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसको, इस तरह से ये मूव आगे की तरफ करते करते जब इसको हम लोग कंप्लीट यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए फिर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आ जा रहा है मतलब फिर ये अंदर की तरफ आ जाएगा। तो अंदर का केमिकल रिएक्शन फिर क्या करेगा, उसको अलग कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को अलग करके यहाँ जमा कर देगा फिर से, और फिर ये जो कंटिन्यूस फ्लो है ये चलता रहेगा। और ये कब तक चलेगा, जब तक इसके अंदर का केमिकल रिएक्शन चलता है। आपको पता है बैटरी का जो लाइफ होता है वो लाइफ टाइम नहीं रहता है, वो कभी ना कभी खत्म होता है। वो खत्म कब होता है, जब तक इसका जो केमिकल रिएक्शन पावर है वो चलता रहता है। तो ऐसे हम जो है कंटिन्यूस फ्लो, ये तो सिंपलेस्ट तरीका आपको बताया, और भी तरीके होते हैं, मतलब आप जो आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। बट क्लास 10 में आप जिस कंटिन्यूस फ्लो को समझने के लिए ये जो है एक सिंपलेस्ट तरीका कि कैसे कंटिन्यूस फ्लो को हम बरकरार रख सकते हैं किसी भी कंडक्टर में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। इसी सर्किट में यहाँ पर आप बल्ब लगा सकते हैं, बल्ब लगा देंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। स्विच लगा सकते हैं, स्विच से आप कंट्रोल कर सकते हैं फ्लो को, ठीक है। तो वो आगे आने वाले हम सर्किट डायग्राम्स में उसका पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो मेरा मकसद है वो आपको ये समझाना है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, चार्जेस कैसे मूव करता है, एंड कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर सकते हैं किसी भी दो एंड पे किसी भी कंडक्टर का, ठीक है। तो आई होप ये जो समझाया मैंने इस क्लास में इलेक्ट्रिक करंट का आपको अच्छा लगा होगा, एंड चीज़ें आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आई होगी कि क्या इलेक्ट्रिक करंट है, कैसे फ्लो करता है, एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल दैट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल्स डेफिनेशंस आप कॉपी में नोट करता जाए, इसलिए मैं जब कोई भी चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसका डेफिनेशन वगैरह मैं आपके स्क्रीन में दे देता हूँ कि आप उसको नोट भी कर पाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे की टॉपिक्स को लेकर बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, एंड तब तक आप फिर से जो बाकी टॉपिक्स उसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।